हाँ जी भाई, हमने पिछली क्लास में कर लिया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और अब आज की हम क्लास में हम करने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो चलिए बिना देरी करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत। ये देखिए हमने जो है पिछली क्लास में जो काम किया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वो आपके सामने है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है। कहाँ हो गया था हमारा ये, यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट होगा। एक मिनट यहाँ तक हमारा काम हो गया था और यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात है इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती क्या है, किस चीज़ के बारे में होती है, इसी का हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करेंगे। बिल्डिंग अपॉन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू अनदर क्रूशियल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अंडरस्टैंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन is essential for anyone studying or working in finance as it significantly affect cost accounting, financial reporting and business decision making। देखो, जैसे हम डेप्रिसिएशन आगे जो हम मेथड कर ली है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के, उसके बाद हमारा जो जरूरी हो जाता है एक टॉपिक वो क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में जब स्टडी कर रहे हैं, जो भी बंदा फाइनेंस में काम कर रहा है उसको जरूरी है कि उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी उसको आती हो, क्योंकि स्टडिंग और वर्किंग इन फाइनेंस। ओके, एज इट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि ये क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग को अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू द इन्वेंट्री। इसको साथ साथ में क्या करता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ। क्या है ये, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, देखो इन्वेंट्री होता है हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है किसी भी चीज़ का, जो हमारे पास जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं स्टॉक में जिसका हम यूज करने वाले हैं। फिर वो क्या किस किस फॉर्म में हो सकता है वो स्टॉक, ये बात कर लेते हैं। वो स्टॉक रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है एंड फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसके ऊपर अभी पूरा काम होना रहता है, अभी उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, जिसके ऊपर आधा काम हो चुका है और आधा अभी रहता है। और फिनिश्ड गुड्स कौन सी है, जिसके ऊपर पूरा काम हम कर चुके हैं जो हमें करना था और अभी वो एक रेडी प्रोडक्ट है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का जो स्टॉक कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है उसकी, पैसे की फॉर्म में अगर देखा जाए भी हमारे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, टोटल 20,000 का पड़ा हुआ है, या लाखों में जितना भी आपका कंपनी के हिसाब से है भी इतने रुपए का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं उस प्रोसेस को। ओके, द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो जब हमारी जो गुड्स हम बेचते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको सोल्ड करने की जो कॉस्ट आई है वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। प्राइमरी गोल क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये जानना कि भैया आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आई है एंड द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन द बैलेंस शीट, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी जो वैल्यू है आपके पास बच गया है जो, उसकी वैल्यू क्या है बैलेंस शीट में। दिस प्रोसेस इज क्रिटिकल बिकॉज इट अफेक्ट द ग्रोस प्रॉफिट विच इज अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, अगले करते हैं हम सिग्निफिकेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इम्पैक्ट हाउ बिजनेस कैलकुलेट देयर COGS। जहां पर भी ये COGS लिखा दिखाई दे, इसका मतलब समझ लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इम्पैक्ट किस चीज को ये ऊपर प्रभाव डालता है कि हाउ बिजनेस कैलकुलेट देयर COGS, भी बिजनेस ने अपना जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया है, किस मेथड से कैलकुलेट किया है। एन एसेंशियल कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एक नेट प्रॉफिट होता है, एक ग्रोस प्रॉफिट होता है। तो ये ग्रोस प्रॉफिट को के, क्योंकि एक ग्रोस प्रॉफिट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है तो उसको डिटरमाइन करने में इसकी काफी रोल होता है। ठीक है, सारी चीजें हम आगे करने वाले हैं डिस्कशन, अभी के लिए सिर्फ एक बार इसका ओवरव्यू लेना जरूरी है। द मेथड चोजन फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिपोर्टेड एंड
कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉफिटेबिलिटी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अपने मेथड चूज किया है ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो शोन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अफेक्ट करता है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिपोर्टेड है, जो आपने रिपोर्ट की है कि भाई मेरी ये है, उसको भी ये अफेक्ट करता है कि जो आपने, क्योंकि जो अलग अलग मेथड आप यूज करोगे तो आपका जो इन्वेंट्री है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू अलग दिखेगी। अब हम मेथड भी देखने वाले हैं, इसमें क्या है आप समझ पाओगे सारी चीज़ों को जो हमने बात करी है। Several methods are used for inventory valuation, okay, including first in first out, जिसको हम FIFO मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम LIFO मेथड बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड उससे अगला है वेटेड एवरेज कॉस्ट। कौन से मेथड है हमारे, एक है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट। Each method has a different impact on the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देखो हर एक मेथड का अलग प्रभाव पड़ता है अलग तरीके से, क्योंकि भैया जो आपका इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू अलग दिखाई देगी हर मेथड यूज करके। जो FIFO है वो अलग दिखाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, LIFO है अलग दिखाएगा, वेटेड एवरेज अलग दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं FIFO मेथड की। पहली बात तो ये जानो कि भैया FIFO मेथड का मतलब क्या है। देखो जब भी हम कोई क्लोजिंग स्टॉक परचेज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं सॉरी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, जो हमारे पास अभी स्टॉक है जिस चीज़ का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम क्या बोले भाई जो चीज़ें पहले आई है ना, जो चीज़ें हमारे पास पहले आई हैं, हमने जो खरीदी हैं उनको पहले बेचो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आई पहले भेजो, ठीक है। दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बाद में आई पहले उनको बेचो, जो बाद में आया स्टॉक पहले उसको बेचो, ये बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और उसके बाद है वेटेड एवरेज, जिसके नाम से पता चलता है कि एवरेज यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FIFO मेथड के बारे में। FIFO assume that oldest inventory item are sold first। देखो मैंने बात की है ओल्डेस्ट इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ा है उसको पहले बेचो भैया, ठीक है। विच कैन बी मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स इन मैनी बिजनेस। और इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा किस चीज़ का, भाई एक्चुअल फ्लो कैसे हो रहा है गुड्स का। जो पहले वाली गुड्स हमारे पास मान के चलो मेरे बिजनेस में है, मेरा किसी भी चीज़ का बिजनेस है, मान के चलो मेरा मोबाइल फ़ोन बनाने का जो है बिजनेस है, तो क्या है मैं मोबाइल खरीदता हूँ और आगे बेचता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ FIFO मेथड में कि भैया जो मोबाइल हमने पहले खरीदे हुए हैं ना बेचने के लिए, पहले उनको बेचो। अगर कोई भी मान के चलो मैं एक जो है एक जो डील मैंने की थी मोबाइल लेने की, वो 1 तारीख को की थी, एक 10 तारीख को की थी, और आज 15 तारीख है। 15 तारीख को मेरे पास कस्टमर आता है तो मैं क्या करूँगा, FIFO मेथड का अगर यूज़ करूँगा तो मैं उसको वो मोबाइल दूंगा, उस स्टॉक के मोबाइल दूंगा मैं जो मैंने 1 तारीख को खरीदे थे, ठीक है। इसे बोलेंगे FIFO मेथड। इससे क्या होगा भाई, आपको एक्चुअल रिफ्लेक्शन दिखेगा भाई कैसे फ्लो हो रहा है गुड्स का, जो गुड्स आई थी और गई, जो बाद में आई अब वो हमारे पास बची हुई है, ठीक है। दूसरा आता है LIFO मेथड। इसको इन मेथड्स को हम आगे और भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इनको। LIFO मेथड, LIFO क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि इसके नाम से बड़ा क्लियर है, जो चीज़ें बाद में आई भैया पहले उनको बेचो। मैंने 1 तारीख को कुछ मोबाइल मंगवाए थे, मैंने खरीदे थे, और 10 तारीख को भी मैंने खरीदे थे। 15 तारीख को मेरे पास कस्टमर आया कोई, तो मैं क्या किसको कौन सा बेचूंगा, उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मैंने 10 तारीख को जो मैंने माल खरीदा है उसको मैं वो दूंगा। 1 तारीख वाला जो मैंने बस वो पड़ा रहेगा अभी। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑन द अदर हैंड अज्यूम डैट न्यूएस्ट आइटम आर सोल्ड फर्स्ट। जो आपके पास नई आइटम पड़ी है ना उसको पहले बेचो भैया। विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर टैक्स पर्पज इन द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। भैया महंगाई के दौर में आपको क्या होगा, इससे आपका जो है टैक्स बचेगा, ठीक है। इसके बारे में कैसे हैं, क्यों बचेगा, ये भी हम बात करेंगे। पहले एक बार पढ़ दो। द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड स्मूथन आउट प्राइस फ्लक्चुएशन बाय एवरेजिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो है ये क्या कर रहा है, स्मूथ आउट प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन ना आए, बहुत ज़्यादा चेंज ना आए, उसके अंदर स्मूथनेस आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे कि भैया हमारे पास
जो 1 तारीख को माल आया था वो किस रेट का था, 10 तारीख को आया था वो किस रेट का है, दोनों को जोड़ करके जो उसका एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज आएगा उस पर हम क्या करेंगे, माल को सेल कर देंगे। इसमें क्या आ जाएगा भैया, स्मूथ आउट प्राइस फ्लक्चुएशन, ताकि प्राइस की फ्लक्चुएशन को जो है स्मूथ किया जा सके, और एवरेज इसका लिया जाता है किसका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का। ठीक, दीज मेथड्स लीड टू डिफरेंट वैल्यूएशन रिजल्ट। ये इनका अलग अलग मेथड का यूज करने से अलग अलग वैल्यू आती है हमारे पास इन्वेंट्री की। कैसे, देखो अगर फर्स्ट आउट मेथड का मैंने यूज किया, जो मेरे पास पहले माल आया था मैं उसको पहले बेचता हूं, तो ऐसे में क्या होगा, पहले मेरे पास मान के चलो जो मोबाइल फ़ोन आया था उसमें एक मोबाइल की जो कॉस्ट थी, मुझे एक मोबाइल का खर्चा पड़ा था मुझे, वो एक मोबाइल 10,000 रुपये का था। और दूसरे वाले में जब स्टॉक जो मेरे पास 10 तारीख को स्टॉक आया उसमें मोबाइल 12,000 रुपये का मेरे पास आया था, मान के चलो, या फिर मान के चलो कि उसकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई हो गई, वहाँ पे 15 तारीख को मेरे पास कस्टमर आता है। यदि मैं उसको पहले वाला सोल्ड करूँगा जो मेरे पास 1 तारीख को आया था, तो मेरे पास जो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक तो वो 10 तारीख वाला बचेगा, और 10 तारीख वाले की वैल्यू हाई है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना वो हाई वैल्यू का बचेगा, यदि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज करता हूं। तो इसी सेम सिनेरियो में यदि मैं लीफो मेथड का यूज करता हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी कि जो पहले बाद में आया उसको पहले बेचो। 1 तारीख को मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन आए थे उसमें एक मोबाइल की कीमत थी 10,000 रुपये, जो 10 को आए थे उसकी थी 12,000 रुपये, 15 तारीख को मैं सामान बेच रहा हूँ। लीफो मेथड का यूज कर रहे हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो 10 तारीख को मेरे पास माल आया मुझे पहले उसको बेचना है, एक वाले का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा। 10 तारीख वाला मेरे पास आया 12,000 रुपये का आया था, तो मुझे पहले वो बेचना है। यदि मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज करता हूं तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 1 तारीख वाला बचेगा, और 1 तारीख वाले की वैल्यू कम थी, इसलिए मेरे पास जो वैल्यू होगी जो क्लोजिंग स्टॉक की, ऐसे इस सिनारियो में, इस मेथड में, तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बचेगी वो कम होगी, कम वैल्यूएशन वाला जो मेरे पास स्टॉक बचेगा। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या करता है भैया, एक काम कर लो तुम, जो 1 तारीख को आए हैं वो ले लो, जोड़ लो, और जो 10 तारीख को आए हैं उनके प्राइस देख लो, दोनों के प्राइस को जोड़ दो, और जितने अपने आइटम है उसके हिसाब से क्या कर लो, उसको एवरेज ले लो उसका, और उस एवरेज कॉस्ट पे क्या कर दो, उसको सोल्ड आउट कर दो। दीज मेथड्स लीड टू डिफरेंट वैल्यूएशन रिजल्ट। ये इसी लाइन का यही मतलब था जो मैंने आपको समझाया। अलग अलग मेथड अलग अलग वैल्यूएशन देगा आपको, स्पेशली इन पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस, जब प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए प्राइस या बहुत ज़्यादा कम हो गए प्राइस, इस केस में इन्फ्लुएंसिंग द रिपोर्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, और इससे क्या होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस हो गई। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और बिजनेस डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है इन मेथड्स का, वो भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, द चॉइस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसका। डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे आता है देख लो, बैलेंस शीट है ये कंपनी की, द एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, बैलेंस शीट में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है ना, दिखाया जाता है। द एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपीयर्स एज करंट एसेट ऑन द बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको एक करंट एसेट की तरह बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ए हायर एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू इंक्रीज द टोटल एसेट एंड देयरफॉर द ओनर इक्विटी। यदि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू का बचा होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर मेथड मैंने यूज किया और इन्फ्लेशन उस टाइम हुई, तो मेरे पास जो वैल्यू जो इन्वेंट्री रहेगा वो हाई वैल्यू का रहेगा। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू का पड़ा है तो मेरी जो असेट है वो ज़्यादा दिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि इसको हमें एज ए करंट असेट जो कंसिडर करते हैं, टोटल असेट मेरी ज़्यादा दिखेंगी, और इसलिए क्या होगा, इसकी ओनर की इक्विटी है जो वो भी ज़्यादा दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है, दोनों को जब मैच करेंगे ना तो ये ज़्यादा दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है इनकम स्टेटमेंट। The COGS cost of goods sold derived from the inventory valuation affect the gross and net profit reported on the income statement। जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है
वहाँ पे जो है ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो दिखाया गया है वो अफेक्ट होता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कंडीशन को, इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यदि प्राइसेस बढ़ गए, राइजिंग प्राइसेस मतलब जहाँ पे प्राइसेस हाई हैं, LIFO मेथड विल रिजल्ट हाई COGS एंड लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट कंपेयर टू FIFO। प्राइसेस बढ़ गए और LIFO मेथड का यूज किया, जो बाद में आया उसको पहले बेचो भैया, तो इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी, मेरी कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि हाई प्राइसेस में मैंने जो माल खरीदा था उसको मैंने बेचा है अभी। और जो इसमें क्या होगा, एंड लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट कंपेयर टू, और मेरे प्रॉफिट है वो कम देखेंगे कंपेयर टू FIFO मेथड, अगर FIFO यूज करता तो। अगर इसमें अगर FIFO यूज किया होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने पहले खरीदा था, तो क्या हुआ, जो मैंने पहले खरीदा होगा तो मैंने कम प्राइसेस में खरीदा होगा वो, और अब मैं क्या करना है, मुझे अभी पहले वो बेचना है, ठीक है। इससे मेरा जो प्रॉफिट क्या होता, हाई दिखता है यहाँ पे, और जो मेरी COGS थी वो कम दिखती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम दिखती है यहाँ पे, ठीक। द इम्पैक्ट एक्सटेंड बाइंड, इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर आप अगर समझोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे इस बुक में थोड़ा इतना ही दिया गया है, वरना मैं आपको और एक्सप्लेन करके दिखाता इस चीज़ को। This impact extend bind the financial statement to influence business decision. Okay. For example, the choice of valuation method can affect a company tax liability with the LIFO, potentially reducing taxable income in an inflationary environment. देखो, यदि आपका प्रॉफिट हाई दिखेगा तो टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, यदि आपका प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या करता है, आपका टैक्स को रिड्यूस कर देता है। टैक्स किसके ऊपर रखता है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर रखता है। जो आपकी इनकम जो है टोटल कर दी जाती है, 5 हेड होते हैं इनकम के, वहाँ से जो इनकम जो आपने अर्न की है उसका टोटल होता है आपका जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। जो टैक्सेबल इनकम है, यदि वहाँ पे अगर आप LIFO मेथड का यूज करते हो, लास्ट इन जो बाद में आया पहले हमने उसको बेचा, तो आपका जो है टैक्सेबल इनकम कम दिखेगी, रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम इन इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। और यदि आपने FIFO मेथड का यहाँ पे यूज किया होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे ज़्यादा दिखती सेम इन्वायरमेंट में, और क्या होता, टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ता। द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कैन आल्सो इन्फ्लुएंस स्टॉक मैनेजमेंट डिसीजन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड इवन इन्वेस्टमेंट, ठीक। जो ये डिसीजन होते हैं हमारे स्टॉक मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं, इनको भी अफेक्ट करते हैं जो मेथड ये होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है हमारी, और इवन इन्वेस्टमेंट को भी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आल्सो प्लेज अ रोल इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इन्वेस्टर परसेप्शन। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है वो कहाँ पे भी एक रोल प्ले करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। जब मैं फाइनेंशियल एनालाइज करूँगा चीज़ों को, ठीक है, चेक करूँगा, तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड इन्वेस्टर जो परसेप्शन है, जो इन्वेस्टर जो है देखते हैं हमारे बिजनेस को इन्वेस्ट करने से पहले, जो उनकी परसेप्शन है हमारे बिजनेस को लेकर के, उसको भी क्या है, उसके लिए भी मेन रोल प्ले होता है यहाँ पे। भैया देखते हैं कि इनके पास जो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की बची है, इन्वेस्ट करने से पहले ये भी चेक करेंगे कि ये हाई वैल्यू की है या लो वैल्यू की है, क्योंकि ये असेट दिखेगी हमारी, असेट्स में वैल्यूएशन, अगर हमारे पास लो वैल्यू की इन्वेंट्री पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी असेट्स की वैल्यू कम दिखेगी बैलेंस शीट में, और यदि हाई वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो असेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी। तो अगर असेट हमारे पास ज़्यादा वैल्यू दिखेंगी तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बहुत ईजिली मतलब ज़्यादा सोचे बिना ही इन्वेस्ट करेगा हमारे बिजनेस के अंदर, और अगर कम दिखेगी तो वो 2-3 बार सोचेगा पहले इन्वेस्ट करने से पहले, और क्या पता इन्वेस्ट ना भी करे बाद। Analyst and investor often scrutinize a company inventory management efficiency and profitability, partly is reflected in the chosen valuation method. देखो, जो अपने वैल्यूएशन मेथड यूज किया है उसमें जो इन्वेंट्री की अपने वैल्यू जो दी है, तो क्या करते हैं इन्वेस्टर, क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं उसको। स्क्रूटिनाइज होता है छांटना, देखते हैं भैया प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, प्रॉफिट में है या नहीं है। यदि मेरे पास हाई वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हाई वैल्यू में जाएगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर लो वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मेरे पास तो वैल्यू ही लो है उसकी, तो प्रॉफिट कितना ही अर्न कर पाएगा वो।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एनालिस्ट हैं हमारे बिजनेस को एनालाइज करते हैं जो, और इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, छांटते हैं किसको, कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भैया इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी हो कैसी है, किस तरीके से जो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं ये, किस तरीके से नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इसकी, कैसे प्रॉफिट ये अर्न कर रही है, कैसे नहीं। पार्टली रिफ्लेक्टेड इन द चूज इन वैल्यूएशन मेथड, और ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये सारी चीज़ें जो आपने मेथड यूज किया है उसकी मदद से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये सिर्फ एक टेक्निकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, जिसके बहुत दूर के परिणाम मतलब कि होते हैं, इम्प्लीकेशन होते हैं, प्रभाव पड़ता है बहुत दूर तक इसका, जो आप मेथड यूज कर रहे हो यहाँ पे वैल्यूएशन के टाइम पे। इट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे अब ये आपकी जो एक्यूरेसी है उसको अफेक्ट करता है ये। इन्फ्लुएंस टैक्स लाइबिलिटी, बिल्कुल, एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और क्या कर सकता है ये सिग्निफिकेंट तरीके से आपको बिजनेस जो स्ट्रेटेजी है आपकी उनको अफेक्ट कर सकता है, और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। ये आ जाता है हमारे सामने नॉलेज चेक, और ये डेप्रिसिएशन का भी इसके अंदर आ रहा है क्वेश्चन, तो चलो कर ही लेते हैं। आपने शायद हो सकता है डेप्रिसिएशन ना पढ़ा हो मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने पढ़ा है वो कर सकता है इसको। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इन्वॉल्व्स spreading the cost of an asset evenly over its useful life is known as, मतलब क्या किया हमने, जो उसकी कॉस्ट थी ना उसको स्प्रेड आउट कर दिया, उसकी जितनी भी उसकी लाइफ है, मान के चलो कोई मशीन 10 लाख रुपए की है, 10 साल तक चलने वाली है, वो हमने क्या किया उसको हर एक साल पे 1 लाख रुपए क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज कर दिया। तो वो मेथड किस मेथड में ऐसा होता है, ये होता है दोस्त स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसका जो लाइफ स्पैन है ना असेट का, उसके हिसाब से जो है चार्ज कर देते हैं उसकी कॉस्ट को डिवाइड करके। इन द डैश मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन द लास्ट आइटम टू एंटर द इन्वेंट्री आर कंसिडर्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। लास्ट आइटम टू एंटर, जो बाद में आई है उसको पहले बेचो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे आएगा लीफो मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन मेथड दैट रिजल्ट इन हायर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द अर्ली ईयर एंड डिक्रीज ओवर टाइम इज डैश मेथड, जहाँ पे ऐसे मेथड जहाँ पे स्टार्टिंग के ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया जाता है और बाद के जो है जो अपकमिंग ईयर्स होते हैं उनमें क्या है जो है कम चार्ज किया जाता है, तो वो मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हमें एक परसेंटेज दे दिया जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, कि भैया हर साल 20% जो है पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा इस मशीन पर। मान के चलो कोई मशीन 10 लाख रुपए की है, 20% पर एनम उसकी डेप्रिसिएशन रेट है, तो पहले साल 20% किसका लगेगा, जो उसके कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अभी कितनी है उसकी 10 लाख है, 10 लाख पे 20% लगाओ, 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद 10 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद बचेंगे आपके 8 लाख, तो अगले साल जो आपका 20% डेप्रिसिएशन होगा ना, वो 8 लाख का 20% होगा, मतलब कि कम होता जाएगा वो। इसमें पूछा क्या था, यही तो पूछा है, डेप्रिसिएशन मेथड दैट रिजल्ट इन हायर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन अर्ली ईयर, जो स्टार्टिंग के ईयर में आपका हाई होगा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का, और अगले आने वाले सालों में वो कम होता रहेगा, तो होता है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंडर में। उसके बाद अगला है फोर्थ, द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड दैट कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर ऑल आइटम अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड इज नोन एज द डैश वेटेड एवरेज कॉस्ट और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दोबारा से इसको पढ़ते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड दैट कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो क्या करता है एवरेज कर देता है कॉस्ट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर ऑल आइटम दैट अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड इज नोन एज, उस मेथड को बोलते हैं हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है।
आउटकम बेस्ड एक्टिविटी ये हम नहीं करते हैं। कैलकुलेटर डेप्रिसिएशन फॉर ए पीस ऑफ मशीनरी यूजिंग, मतलब कि ये प्रैक्टिकल होता है जो आपको काम करना होता है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ए पीस ऑफ मशीनरी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन एस्टिमेट इट्स बुक वैल्यू आफ्टर 3 years assuming a useful life of 10 years and a salvage value। salvage value क्या होती है? उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे नहीं दी गई है। डेप्रिसिएशन ऑफ पीस ऑफ मशीनरी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड देन एस्टिमेट बुक वैल्यू। ठीक है, आप इसको एज्यूम करके जो है इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधे मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के ऊपर। सीधा यहाँ पे आते हैं, किसके ऊपर बात करने वाले हैं हम? मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। ओके, बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स डाइव इनटू 2 प्राइमरी मेथड यूज्ड फॉर दिस पर्पज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मेनली इसके 2 मेथड होते हैं, इसके इन्वेंटरी वैल्यूएशन के, और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें डिटेल में बात करेंगे हम। बोथ मेथड्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग मेथड हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर उनके अलग अलग होंगे। एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है पहला, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकंड मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए बात करते हैं फीफो मेथड के बारे में। फीफो मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन अज्यूम, ये क्या अज्यूम करके चलता है, क्या अज्यूम करता है? डेट फर्स्ट आइटम प्लेस्ड इन इन्वेंटरी आर द फर्स्ट सोल्ड। भैया जो चीज़ पहले आई है ना इन्वेंटरी में उसको पहले बेचो। एसेंशियली इट मीन्स डेट द ओल्डर स्टॉक, जो पहले वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ अराइवल इनटू इन्वेंटरी, मतलब कि जो इन्वेंटरी में जिस हिसाब से आया है, जिस ऑर्डर में आया है वो उसको देख रहे हैं हम। ओल्डर स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट, उसको पहले बेचो। एंड द एंडिंग इन्वेंटरी, जो कि ऑर्डर में बाद में आया है, उसको बाद में बेचो। जैसे डेट वाइज देख लेते हैं हम, जो माल 1 तारीख को आया, जो माल 10 तारीख को आया। अगर फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो बोलो भैया अगर आपको बेचना पड़ जाए अब सामान कोई, तो अब कौन सा पहले बेचोगे, 1 तारीख वाला या 10 तारीख वाला? ऑब्वियस सी बात है, फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन हुआ है उसको ही पहले आउट करेंगे। 1 तारीख को जो माल आया है उसको पहले आउट करेंगे फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। is sold first and the ending inventory is made up of the most recently produced or purchased item. This method is widely used due to its simplicity। ये मेथड बहुत सिंपल है भैया, जो चीज़ पहले आई है, ज़्यादातर जो है नॉर्मली शॉपकीपर्स यही करते हैं। जो दुकान में हमारे जो सामान हम लेते हैं, जो करियाना स्टोर है या नॉर्मल हमारी जो दुकानें होती हैं, उनमें यही मेथड यूज़ किया जाता है। भैया जो स्टॉक पहले, जो सामान पहले आया ना वो पुराना हो जाएगा, उसको पहले बेचो। ज़्यादा जो हमारी जो कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, जो फूड आइटम होती हैं, उनमें उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंटरी डेट इट रिप्रेजेंट। और लॉजिकल फ्लो है भैया, पहले आओ पहले जाओ, जो मेथड है स्टॉक के लिए। ठीक है, इन अ फीफो सिस्टम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम में फीफो मेथड में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ ओल्डर पोटेंशियल चीपर इन्वेंट्री। अब देखो जो मैंने गुड्स पहले खरीदी थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो खरीदी थी, और अब क्या हो गया, महंगाई हो गई है। ठीक है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी ना, विल रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ ओल्डर। भैया जो पहले वाले, जो मैंने जो पहले खरीदा होगा उसकी कॉस्ट को दिखाएगी अभी है। और क्या होगा, चीपर इन्वेंट्री। और मेरे पास तो स्टॉक क्या होगा, सस्ता स्टॉक होगा। दिस रिजल्ट इन लोअर COGS, और इससे मेरी जो कॉस्ट है वो कम आई होगी क्योंकि मैंने पहले खरीद के रखा है। एंड हायर प्रॉफिट, और भैया प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि
पहले मैंने खरीदा था और अब महंगाई हो गई है। मान के चलो कोई प्रोडक्ट था, मैंने 10 रुपये पर आइटम का खरीदा था और अब वो 12 रुपये का हो गया है। और मुझे तो क्या है, आज खरीदूंगा अगर आज मैं, मुझे तो महंगा पड़ेगा ना आज मुझे खरीदना, लेकिन मुझे पहले खरीदा हुआ ही है। और बिकेगा अब कितना, मान के चलो मार्केट रेट कितना है, मार्केट रेट इसका 20 रुपये है, ये मेरी कॉस्ट है। पहले मुझे 10 में पड़ा है माल, ये कब मान के चलो किस तारीख को आया, ये 1 तारीख को आया, ये मान के चलो ये आया हमारा 5 तारीख को, और ये जो है 10 तारीख को की बात हो रही है अभी, जो 20 में बिकता है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यहाँ पे जो मैं जो है माल लिया मैंने, वो मेरे पर यूनिट 10 की पड़ी मुझे, और मुझे अब यही मुझे बेचनी है। अब रेट इसका पहले 15 था, अब 20 हो गया है रेट। अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ गया जाएगा, क्योंकि जो मैं बेच रहा हूँ भैया मुझे तो सस्ती पड़ी है ना, वो सस्ती पड़ी है मेरे पास। और जो मेरे पास तो अब ये क्लोजिंग इन्वेंटरी पड़ा है, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी हो जाएगा, ये हाई वैल्यू का रहेगा मेरे पास। अब मेरा जो ग्रोस प्रॉफिट है इसकी वजह से हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मुझे सस्ते रेट में लिया हुआ मैंने वो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसी को पहले बेचना पड़ेगा मुझे, मैं इसको अभी रखूंगा। कन्वर्जनली द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी विल बी हायर। देखो ये बात यहाँ पे आ गई, क्योंकि जो आपका जो सेकंड इन्वेंटरी मैंने जो बाद में ली हुई है चीज़ें वो हाई रेट पे ली हुई है मैंने, अगर हाई रेट पे ली हुई है तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो हाई वैल्यू का पड़ा होगा। एज इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मोर रिसेंट एंड पॉसिबल मोर एक्सपेंसिव परचेज, क्योंकि जो अभी रिसेंट मैंने परचेज की हैं वो एक्सपेंसिव रहेंगी मेरी, प्राइस बढ़ने के बाद मैंने खरीदी चीज़ों को। दिस कैन लीड टू ए हायर करंट एसेट, और मेरी क्या हो गई, अगर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू का रहेगा तो मेरी करंट एसेट बैलेंस शीट के अंदर ज़्यादा वैल्यू को दिखेगी। समझिए इन चीज़ों को आपको, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो रिपीट करके इसको देख लेना। वैसे मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है जो समझ में ना आए, बिल्कुल नॉर्मल ही चीज़ें हैं यहाँ पे, सिंपल बातें हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अगर अभी तक कोई डाउट है तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इफ ए कंपनी परचेज 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट ₹10 ईच इन जनवरी, भैया जनवरी महीना था, और क्या किया भैया मैंने 100 यूनिट खरीदी थी और एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपये। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। मान के चलो मेरा जो काम है वो पेन का है, पेन ये मान के चलो मार्केट के अंदर ये बिकता है हाई वैल्यू में, लेकिन अब जो मैंने क्या किया 100 पेन जो ये खरीदे और 10 रुपये का एक पेन जनवरी में मैंने लिए ये पेन। ठीक है, अनदर 100 यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, और इसी सेम प्रोडक्ट की क्या है 100 यूनिट मैंने और खरीदी, और अब मुझे 15 रुपये का पड़ा एक पेन ये फरवरी के महीने में। ओके भैया, इट सेल्स 150 यूनिट इन मार्च, और मुझे अब क्या है मार्च के अंदर भैया 150 यूनिट बेचनी है। तो अब मैं इन 150 यूनिट में से मेरे पास अभी पहले यूनिट पड़ी कितनी है स्टॉक में, 100 ये पड़ी हैं जनवरी में खरीदी वाली, 100 ये पड़ी हैं जो फरवरी में खरीदी हैं, बेचनी मुझे अब 150 है। तो 100 पहले मैं इनको लगाऊंगा, इस 150 को कंप्लीट करने में पहले मैं ये 100 इनको लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मेथड कौन सा यूज हुआ है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 100 यूनिट मेरी ये जाएंगी और 50 यूनिट इसमें से जाएंगी, और मेरे पास स्टॉक किसका पड़ा होगा 50 यूनिट का बचेगा, और कौन से वाले 50 कौन सी वाले यूनिट में से होगा, वो इनमें से होगा 50 का। क्योंकि ये यूनिट मुझे 10 की पड़ी हैं तो मुझे क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मेरा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये यूनिट मैंने बाद में खरीदी है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचने वाली इनमें से 50 और हाई रेट पे खरीदी हुई है ये, तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो है हाई वैल्यू का बचेगा। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इसका पड़ेगा बचेगा 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ ईच, जहाँ पे 50 यूनिट हैं और 15 रुपये जिसमें ईच का प्राइस है, ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। चलिए हमें आते हैं, इट सेल्स 150 यूनिट इन मार्च, ओके, द COGS अंडर FIFO वुड बी बेस्ड ऑन द ₹10 फर्स्ट। देखो जो ₹10 वाली पहली जो गुड्स हैं उनमें से मुझे ये 100 ये देनी है और 50 उसमें से देनी है। दिस मेथड इज ऑफन प्रेफर्ड फॉर इट्स अलाइनमेंट विद एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स इन मैनी बिजनेस एंड इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। भैया ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन सर्टेन इंडस्ट्री।
ठीक है। एग्जाम्पल, इन द FIFO मेथड इफ अ ग्रोसरी स्टोर बाइज 100 यूनिट ऑफ मिल्क एट ₹2। देखो ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया आपको? देखो दोबारा से इसको देखो। वैसे अगर इसका प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, इसका एक टेबल तैयार करते हैं, ठीक है, तब समझ में आती हैं चीज़ें बहुत और अच्छे और क्लियरिटी के साथ। लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हो चीज़ों को कि भैया 100 यूनिट मैंने जनवरी में खरीदी थी, जो कि एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये था। 100 यूनिट मैंने फरवरी में खरीदी थी, अब इन्फ्लेशन हो गया, मेरे को 1.15 की पड़ी है, तो अब मैं बेचूंगा किसको? पहले अब मुझे अब 150 यूनिट बेचनी है मार्च में, तो 100 मैं ये बेचूंगा क्योंकि मुझे 10 में आई हुई है और अब 15 हो गया है रेट एक का, तो मुझे यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। मेरे पास वैल्यूएशन, अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक किसका बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है? जो मेरे पास अभी पड़ा रह गया माल, मेरे पास जो अभी है मेरे पास माल, ये 150 यूनिट तो चली गई, 100 ये चली गई, 50 इसमें से चली गई, बची कौन सी? यहाँ वाली 50 बची, जिसका रेट क्या है? 15 का। मेरे पास अभी क्या है? इन्वेंट्री किसका है? हाई वैल्यू का है। अगर हाई वैल्यू का इन्वेंट्री है तो मेरे पास करंट असेट हाई वैल्यू की दिखेंगी, बैलेंस शीट ज़्यादा शो करेगी बैलेंस, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। सेकंड एग्जांपल है हमारा, इन द FIFO मेथड इफ अ ग्रोसरी स्टोर बाइज 100 यूनिट ऑफ मिल्क एट ₹2 ईच एंड लेटर 100 यूनिट ऑफ 2.5 ईच यूनिट्स, ओके, sells 150 यूनिट, द COGS would be calculated using the price of the first 100 unit for which 2 and 50 unit of 2.5। वैसा ही सेम टू सेम एग्जांपल है। A retail store in India buys 100 unit of a product at ₹100 each and 100 more unit at 150 each. Using FIFO method, if 150 unit are sold, what is the COGS? वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया है, मैंने आपको समझा दी है। आप देखोगे, थोड़ा सा समझोगे गौर से, तो चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे कोई भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी चीज़ें हैं। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी आएगी, इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप पहले बेचने कितने हैं आपको? 150 यूनिट, ठीक है। 100 आपके पास जो स्टार्टिंग में आई थी, पहले इसको बेचोगे 100 यूनिट इंटू ₹100 एक, क्योंकि यहाँ पे ₹100 पर यूनिट मुझे कॉस्ट पड़ी थी, ये होगी, प्लस क्योंकि 150 करनी है तो 50 मुझे इसमें से निकालनी पड़ेगी, 150 वाले में से 50 यहाँ से निकाली और एक यूनिट का प्राइस 150 था। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका टोटल रुपीज़ में आ जाता है 17,500 रुपीज़। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा? 50 यूनिट बची और 150 की ईच, इतने का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा बाद में, ठीक। लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड की अब हम बात कर लेते हैं कि LIFO मेथड क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट द LIFO मेथड अज्यूम दैट, ये LIFO मेथड क्या है? ये अज्यूम करता है कि, क्या अज्यूम करता है? देख तो, लास्ट आइटम टू एंटर इन द इन्वेंट्री आर फर्स्ट टू बी सोल्ड। भैया जो बाद में एंटर हुई है ना हमारे बिजनेस के अंदर चीज़ें, हमारे जो स्टॉक के अंदर, उनको पहले निकालो। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एक्वायर्ड, जो हमने अभी जो खरीदी हैं चीज़ें, उनको जो है कॉस्ट उनकी देखी जाएगी, उनको पहले बेचा जाएगा। और प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री इज चार्ज टू COGS, वाइल द ओल्डर इन्वेंट्री कॉस्ट मेक अप द एंडिंग इन्वेंट्री, और जो पहले मैंने जो खरीदी थी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी? मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। समझे चीज़ें? कोशिश करिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की। जो चीज़ें मैंने लास्ट में खरीदी थी, जो पहले खरीद रखी थी, वो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, फर्स्ट इन वाला जो है क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और जो मैंने लास्ट इन हुई हैं वो मेरी जो है सोल्ड आउट हो जाएंगी। LIFO कैन बी एडवांटेज फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव, टैक्स परस्पेक्टिव से आपका क्या है, ये एडवांटेज आपको मिल सकता है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेज, प्राइस जब बढ़ते हैं वहाँ पे आपको क्या हो सकता है? इसका टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सिंस न्यूअर इन्वेंट्री इज ऑफन मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि जब मैं नया इन्वेंट्री लेके आऊँगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और वो पहले जाएगा, तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो लो वैल्यू का बचेगा।
मेरी इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम लो दिखेगी और मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी उसकी वजह से। ठीक है, the COGS calculated under LIFO will be higher, leading to lower reported earning and therefore lower taxes. However, this also means that the reported profit margin is lower. लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो मार्जिन है वो लो होगा। क्यों होगा लो? क्योंकि जो आपके पास जो आपने बेचा है ना, वो आपने हाई प्राइस पे खरीदा था रिसेंटली, तो अभी तो खरीदा मैंने, जो अभी मैंने पहले निकाला है माल, जो बाद में लिया था इन उसको पहले आउट कर दिया, और बाद में वाले में तो प्राइस बढ़ गए थे, तो इसलिए जो मेरा, अगर मैं बड़े हुए प्राइसेस पे चीज़ें लूँगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली बात है कम दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इज लोअर विच माइट नॉट बी फेवरेबल फ्रॉम द इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, और एक इन्वेस्टर के नज़रिए से जो है एक फेवरेबल चीज़ नहीं है वो, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम दिखता है। देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास कुछ पैसा पड़ा है और आप चाहते हो कि मैं किसी बिजनेस के अंदर इसको इन्वेस्ट करूं, तो आप मुझे बताओ कि आप किस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करोगे जिसका जो प्रॉफिट है वो 10 लाख, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 लाख रुपए है प्रॉफिट जिसका, और जिसका प्रॉफिट 5 लाख रुपए है। आप 10 लाख वाले में इन्वेस्ट करोगे, क्यों करोगे भैया? यहाँ पे एक तो रिस्क बहुत कम है, ये प्रॉफिट में चल रही है, और अगर ये प्रॉफिट अर्न करेगी तो मेरी जो रिटर्न्स होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? जिसका प्रॉफिट हाई होगा। लेकिन अगर मैं LIFO यूज़ कर रहा हूँ तो भैया मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, और इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से ये अच्छी बात नहीं है, नॉट फेवरेबल। कंटिन्यूइंग द अर्लियर एग्जाम्पल, हम पहले वाला वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इफ द सेम कंपनी वाज यूजिंग LIFO, यदि वो FIFO की जगह LIFO यूज कर रही होती, द COGS फॉर 150 यूनिट सोल्ड इन मार्च वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट परचेज्ड एट 15 ईच एंड देन 50 यूनिट ऑफ 10। दिस लीड टू ए हायर COGS, जो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती वो ज़्यादा दिखती, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे क्या लिया है, 150 यूनिट कंप्लीट करने के लिए मैंने जो 100 यूनिट हैं वो मैंने लास्ट वाले में से लिए हैं, और 50 यूनिट मैंने पहले वाले में से लिए हैं जो मैंने पहले खरीद रखा था, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज़्यादा दिखेगी, और मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होगा, लोअर ग्रोस प्रॉफिट मेरा जो कम होगा। ठीक, हाउएवर फिर भी LIFO इज नॉट एज वाइडली यूज ग्लोबली एज FIFO। LIFO को इतना यूज नहीं किया जाता जैसे जितना FIFO को यूज किया जाता है। वन रीजन इज डैट LIFO कैन रिजल्ट इन आउटडेटेड इन्वेंट्री, और LIFO की वजह से क्या हो सकता है भैया, जो मेरा इन्वेंट्री पहले पड़ा हुआ ना, देखो ऐसे तो होगा कि जो मैंने चीज़ें पहले खरीदी हुई हैं वो तो बिकेंगे ही नहीं फिर तो। अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट का यूज करूंगा, फर्स्ट आउट का करूंगा, मतलब जो बाद में आ रही है पहले उनको बेचो, जो बाद में आ रही है उनको बेचो, ठीक है, लेकिन जो भैया उससे पहले आई हुई हैं वो तो पैसे ही पड़ी रहेंगी, वो तो आउटडेटेड हो जाएंगी, जिसका मुझे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मेरी कॉस्ट और बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, और जो मेरा जो बैलेंस शीट के अंदर जो दिख रहा है वो जो आउटडेटेड इन्वेंट्री दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड ऑन द बैलेंस शीट, स्पेशली इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज स्लो। This can lead to a lower inventory valuation and may not reflect current market value accurately। और इससे क्या होगा भैया, अब जो मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उस एसेट की और पहले जो थी, अब उसमें ऑब्वियस सी बात है तो डिफरेंस तो रहा होगा। अब रियल वैल्यू थोड़ी शो होगी ऐसे में, ऐसे में रियल वैल्यू तो शो होगी नहीं, तो क्या रियल वैल्यू है आपकी इन्वेंट्री की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस कैन लीड अ लोअर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन कम दिखेगा, एंड मे नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यू एक्यूरेटली, और एक्यूरेट तरीके से जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपके करंट मार्केट में जो आपकी असेट्स की वैल्यू है। द चॉइस बिटवीन FIFO एंड LIFO कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, टैक्स लायबिलिटीज एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, आपने देखा भैया FIFO मेथड में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, LIFO में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, आपने अभी देखे हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि भैया नुकसान तो रहेंगे, मतलब आप अगर जो भी चूज करोगे, जो भी मेथड यूज करोगे, तो उसके अपने अपने जो हैं प्लस एंड माइनस रहेंगे। ठीक है,
और जो आपने मेथड चूज किया है ना, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके बिजनेस की, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, टैक्स लाइबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। FIFO इज ऑफन प्रेफर्ड फॉर इट्स अलाइनमेंट विद द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ मोर करंट वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। FIFO को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि भैया ये जो रियल फ्लो होना चाहिए ना गुड्स का, अब गुड्स का रियल फ्लो तो वही होता है, जैसे अब हमारे घर के अंदर मान के चलो, जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, जो खाने पीने के राशन की चीज़ें हैं, जो पहले आई हुई है, जो उनको पहले कंज्यूम किया जाता है, जो बाद में आती हैं उनको बाद में किया जाता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो असली तो तरीका यही है भैया। ऐसे गुड्स के मामले में लगा लो, बिजनेस के लिए लगा लो, भैया जो पहले आई हैं उनको पहले बेचो, असली मेन तो सही तरीका तो यही है, और इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इस तरीके को अगर आप यूज करोगे, प्रेफर करोगे, तो आपका जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लीफो कैन प्रोवाइड टैक्स एडवांटेज, लीफो में आपको टैक्स एडवांटेज जरूर से मिल सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो कम दिखेगा, और इससे आपके जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर जो बैड इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्ट करने से पहले डरेंगे आपके बिजनेस में वो, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा। LIFO can provide a tax advantage in certain economic condition but might result in a lower inventory valuation on the balance sheet। भैया यहाँ पे तो लेकिन ठीक है, आप टैक्स तो हम बचा लेंगे, टैक्स तो हमारा कम दिखेगा लगेगा, लेकिन जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूएशन है ना असेट्स में, वहाँ तो हमारी असेट कम दिखेंगी भी, वहाँ तो नुकसान होगा हमारा LIFO की वजह से। Continuing our discussion on inventory valuation method, let's explore two other important technique, दो अदर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को भी समझ लेते हैं। एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड दूसरा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बोथ मेथड्स ऑफन यूनिक अप्रोचेस टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड आर अप्लाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस नेचर एंड द इन्वेंटरी टाइप। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसके नाम से पता चलता है, द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड असाइन अ वेट एवरेज कॉस्ट टू ऑल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो हमारे पास यूनिट है उनको क्या करेंगे, हम वेट असाइन कर देंगे, उनको नंबर दे देंगे हम, जो हमारे पास सेल करने के लिए यूनिट चीज़ें पड़ी हुई हैं। दिस मेथड स्मूथन्स आउट द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। यहाँ पे प्राइसेस में जब बहुत ज़्यादा अप डाउन प्राइस हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका कम असर देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्मूथ कर देगा चीज़ों को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एवरेज लेके चल रहे हैं भैया, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ मॉडरेट एंड कंसिस्टेंट अप्रोच टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और ये क्या है, हमें एक मॉडरेट और कंसिस्टेंट अप्रोच प्रोवाइड करता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन की। कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स available for sale, the sum of all purchase and beginning inventory is divided by the total number of unit available for sale. This average cost is often applied to the unit sold and the unit remain in the inventory। कैसे होगा अभी बताते हैं। For example, if the company starts with an inventory of 100 unit of rupees 10 each, कंपनी के पास स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100 यूनिट का था, और एक यूनिट का जो प्राइस था वो 10 रुपये था। ओके, इसने क्या किया, बाद में इसने परचेज किया यूनिट्स को, 100 यूनिट इसने बाद में और परचेज की, और अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है, ठीक है। देन सेल्स 150 यूनिट, अब 150 यूनिट बेचनी है, द वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब पहले हम क्या करते थे भाई, हमें ये देखना होता था कि भाई हम अगर हमने FIFO यूज़ किया है तो हम 100 इसकी लेते, 150 करने में 100 पहले इसकी लेते, फिर 50 इसमें से लेते। अगर हमने LIFO यूज़ किया है तो हम 100 इसकी लेते, 50 इसकी लेते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, वेटेड एवरेज ले रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 यूनिट ऑफ 10 ईच, ये ले ली हमने, प्लस 100 यूनिट ऑफ 15 ईच, ये ले ली। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करी
इन दोनों को जोड़ा तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल रही है 2500 रुपये। टोटल यूनिट अभी हमारे पास क्या है, 100 ये हैं और 100 ये हैं, 200 यूनिट हमारे पास अब हैं और टोटल कॉस्ट 2500 रुपये है उनकी। ठीक है, वेटेड एवरेज पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, क्या किया इसने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, टोटल से यूनिट से डिवाइड कर दिया। एक मिनट अच्छा इससे डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पर डिवीजन का जो है इन्होंने साइन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डिवीजन का साइन आएगा दोस्त, यहाँ पर लिख लेना आप लोग। ठीक है, डिवाइड होगा ये, या फिर अगर इसको थोड़ा सा और तिरछा कर देता हूँ मैं, ओके 2500 ये जो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई थी, और क्या किया 200 हमारी यूनिट थी, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली हमने, इतनी है, और देनी अब कितनी है, 150 यूनिट देनी है, और एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आ रही है, तो 150 इसको करके निकाल लो, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अब COGS। द रिमेनिंग 50 यूनिट, अब हमारे पास 50 यूनिट बच गई हैं, और कितने रुपए की बच गई हैं, इतने रुपए पर यूनिट की बच गई हैं हमारे पास। अब ये झंझट ही खत्म कि भैया 10 वाली लें या 15 वाली लें, सीधा बात कर दी भैया एवरेज निकालो दोनों का, सिंपल सी बात है। This method is particularly useful for business where inventory items such as bulk material are indistinguishable from one another, or where it is impractical or to track individual unit। भैया अलग अलग यूनिट को ट्रैक करना, उनको अलग से निकालना, भैया ये 10 वाली है, ये 15 वाली है, ये जब मुश्किल हो जाए हमारे लिए निकालना, तो वहाँ पे, और जो आइटम है बहुत बल्क में है, होलसेल में चीज़ें हैं, तो अब ये थोड़ी हम एक एक चीज़ों को लेकर बैठेंगे हम, कौन सी 15 वाली है, कौन सी 10 वाली है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अगला मेथड, जो कि नाम है जिसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है, द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफाइंग ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान करना। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इन्वॉल्व्स ट्रैक करना एंड आइडेंटिफाई करना ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के हर एक आइटम को क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट, एक स्पेसिफिक कॉस्ट के साथ। दिस मेथड इज फिजिबल व्हेन, फिजिबल मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल है, जब ईच आइटम इन इन्वेंट्री इज डिस्टिंग्विशेबल, जिसको अलग किया जा सकता है, अपने आप में अलग है, फ्रॉम द अदर, जो दूसरे आइटम से जिसको अलग किया जा सकता है, सच एज इन बिजनेस डीलिंग विद यूनिक आइटम लाइक ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और हाई वैल्यू मशीनरी। जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में या फिर रियल एस्टेट में या फिर हाई वैल्यू मशीनरी में, ऐसे भी जो बिजनेस होते हैं, वहाँ पे ये मेथड काम आ सकता है। हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, उसके हिसाब से फिर उसको बेचेंगे। ये होता है हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ओके, अंडर दिस मेथड व्हेन एन आइटम इज सोल्ड, इस मेथड के अंडर में देखो क्या होता है, जब एक आइटम बेची जाती है, व्हेन एन आइटम इज सोल्ड द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम इज रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर जब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो भी मैं चीज़ें अगर यहाँ पे बेचूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, भाई मेरी इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है, और वहीं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी उस आइटम की। दिस मेथड प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेसी, यहाँ पे क्या मिलता है, हाई एक्यूरेसी मिलती है, गलत नहीं होती, गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, यहाँ पे एक्यूरेट होती हैं चीज़ें, सही होती हैं। इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज इट डायरेक्टली एसोसिएट एक्चुअल कॉस्ट टू स्पेसिफिक आइटम। यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी है, मान के चलो मेरे पास जो है 10 एकड़ ज़मीन पड़ी है, मुझे इनमें से 1 एकड़ ज़मीन बेचनी है। ओके, बेचनी है, ठीक है, बेचनी है, तो अब मैं वो देखूंगा कि भैया उस 1 एकड़ ज़मीन जो मुझे बेचनी है, जहाँ पर भी वो है, उसकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी थी जब मैंने उसको खरीदा था, और उसके अंदर अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ऐड करके फिर मैं बेच दूंगा, तो कोई परेशानी दिक्कत आई ही नहीं यहाँ पे।
हाईली एक्यूरेट इसलिए इस मेथड को बोला जाता है। फॉर इंस्टेंस अ कार डीलरशिप दैट सेल्स वेरियस मॉडल ऑफ कार would use a specific identification method. Okay, each car having a unique identification like a VIN number would have its specific purchase cost. हर एक कार की देखो अब जब मैं खरीदी होगी तो मैंने एक कॉस्ट पर खरीदी होगी तो मुझे पता चल जाता है भैया ये कार मैंने इतने खरीदी थी और अब इतने की बेचनी है मुझे। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। When a car is sold, जब एक कार बिक जाती है the exact cost associated with that car is used to determine the COGS, और जो उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट थी वो काम कहाँ आती है, क्या डिटरमाइन करने में, COGS को डिटरमाइन करने में। ठीक, और जैसे डीलर होते हैं हमारे जो सेकंड हैंड कार वगैरह बेचते हैं खरीदते हैं, ठीक है, वो यही तो करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। वो कौन से का, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का। ओके ओके, एनी डाउट? यहाँ तक मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार दोबारा से फिर क्लास को देखो यहाँ पे बैक करके, या फिर खुद से पढ़ के देखो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो अगली क्लास में मुझे बताओ फिर, ठीक है, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करो। ठीक, कंपैरिजन एंड सिलेक्शन मेथड। कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ मेथड। अब क्या होगा, हमने इतने सारे मेथड जो पढ़े, अब उनका कंपैरिजन करके देखेंगे हम कौन से मेथड का सिलेक्शन किया जाए। ठीक, कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ मेथड्स। ओके, द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफर्स simplicity and it's useful in a situation where item in inventory are homogeneous, जहाँ पे एक तरीके की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जैसे पेन है, ये पेन सारे के सारे जितने भी होंगे भैया सारे के सारे एक जैसे ही होंगे जितने भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात हो गाड़ियों की, वो भी सेकंड हैंड गाड़ियाँ, जब मैं खरीद रहा हूँ, एक डीलर हूँ, तो सारी आइटम वहाँ पे होमोजीनियस थोड़ी हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी सारी आइटम, जहाँ पे एक जैसी हो। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, एक ही प्राइस होता है, निकल जाता है हमारे पास, उसी में के हिसाब से हम बेच देते हैं चीज़ों को। तो ये क्या है, ये सिंपल है। लेकिन ये यूजफुल कहाँ पे है, ये यूजफुल कहाँ, वहाँ पे है जहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री आर होमोजीनियस, जहाँ पे इन्वेंट्री क्या है, होमोजीनियस हो, एक जैसी आइटम हो। इट मिटिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी एंड इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अप्लाई। क्या है, प्राइस वॉलेटिलिटी पे जो प्राइस अप डाउन होता रहता है, जो प्राइस के अंदर जो लचीलापन है कम ज़्यादा, उसको ये ख़त्म कर देता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। एंड इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अप्लाई, और सीधा है, इसको अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, सीधा एवरेज निकालो और उसके हिसाब से चीज़ों को सोल्ड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर देता है ये, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी एंड क्या करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अप्लाई। ये सीधा साधा मेथड, भोला भाला। हाउएवर इट मे नॉट प्रोवाइड एज क्लियर अ पिक्चर ऑफ फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट एज फीफो। लेकिन भैया यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता नहीं लगने पाएगा या क्या क्या फ्लक्चुएशन आया प्राइसेस के अंदर, कितने कम ज़्यादा हुए हैं प्राइसेस, क्योंकि हमें जैसे फीफो मेथड में पता चल जाता है, लिफो में पता चल जाता है कि भैया प्राइस अब हाई हुए हैं या लो हुए हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज हाईली एक्यूरेट एंड आइडियल फॉर बिजनेस विद यूनिक। जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो हमने लास्ट में पढ़ा, जो हम क्या करते हैं, अकेले के लिए आइटम को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या हाईली एक्यूरेट है, बिल्कुल बहुत एक्यूरेट है, एंड आइडियल फॉर बिजनेस विद यूनिक एंड ईजिली आइडेंटिफाइएबल इन्वेंट्री आइटम। ये वहाँ एप्लीकेबल हो सकता है आसानी से जहाँ पे आपकी आइटम यूनिक हो। जैसे मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास अब 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं एक डीलर हूँ, टाटा की 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, टोयोटा की 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, महिंद्रा की 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसी गाड़ियाँ मेरे पास खड़ी हैं। कोई फॉर्च्यूनर खड़ी है, कोई इनोवा खड़ी है, कोई स्विफ्ट खड़ी है, कोई डिजायर खड़ी है,
है ना। ऐसे ही मतलब कि अलग अलग हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है आराम से, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का यूज किया जा सकता है ना। ओके, इट प्रोवाइड प्रिसाइज मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू बट कैन कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन। तो क्योंकि भैया मुझे अब यहाँ पे अकेले अकेले आइटम को देखना पड़ेगा। अच्छा, 100 गाड़ियों में से मैंने ये गाड़ी है, ओके, कब खरीदा था इसको, कितने में खरीदा था इसको, किसी कॉस्ट क्या आई थी एक्चुअल, फिर मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर ऐड करूंगा, फिर मैं उसको बेचूंगा। तो ऐसे मुझे अकेले के लिए आइटम के लिए अलग अलग से कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे उसे बेचना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है ये। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन एंड स्पेशली फॉर बिजनेस विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री। और जहाँ पे जो है इन्वेंट्री बहुत लार्ज वॉल्यूम में रखा जाता है, मान के चलो मेरे पास 1000 गाड़ियाँ हैं, 10,000 गाड़ियाँ हैं, अब वहाँ पे देखो भैया मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पे लो वॉल्यूम इन्वेंट्री होता है वहाँ पे ये सही रहता है। द सिलेक्शन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो आपके बिजनेस का जो नेचर है ना, जैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो सिलेक्शन है। दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री एंड द टाइप ऑफ इन्वेंट्री एंड डिजायर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आउटकम। द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इज प्रेफर्ड फॉर इट्स सिंपलिसिटी। देखो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है जो क्या है वो सिंपल है और कंसिस्टेंसी के लिए इसको जाना जाता है। हमारे जो वेटेड एवरेज मेथड को इसकी सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी के लिए इसको जाना जाता है। स्पेशली इन इंडस्ट्रीज डेट और होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहाँ पे क्या है प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर के हैं, प्रोडक्ट एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तभी तो सबके प्राइस एक जैसे बना पाऊंगा मैं, क्योंकि वेटेड एवरेज क्या करता है सबके प्राइस सेम कर लेता है वेट निकाल के सबका। लेकिन अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है तो ये बताओ, अगर मेरे पास 1000 गाड़ियाँ हैं, उसमें फॉर्चुनर भी है आल्टो भी है, क्या सभी का प्राइस होमोजीनियस हो पाएगा? सभी का जो प्राइस है वो एवरेज निकाल पाऊंगा मैं? नहीं निकाल पाऊंगा भाई, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है वेटेड एवरेज लगाना। लेकिन मान के चलो मेरे पास ये पेन है या मेरे पास मोबाइल है, सेम कंपनी के सारे सारे सेम मॉडल हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। शूज हैं, ड्रेस हैं, कपड़े हैं, जो जो एक जैसे दिखने वाले आइटम है, यूज होने वाले आइटम है, जो सेम प्राइस वाले आइटम है, वहाँ पे यूज हो सकता है वेटेड एवरेज मेथड। इन कॉन्ट्रैक्ट द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज आइडियल फॉर बिजनेस डीलिंग इन डिस्टिंक्ट एंड हाई वैल्यू आइटम। देखो जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे हाई वैल्यू वाली आइटम होती है, जैसे अब लैंड होती है, जो हमारा बिजनेस होता है लैंड का, जो फिर या फिर हम हाई वैल्यू की जो मशीनरी होती है, या फिर जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है अलग अलग से, वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है आसानी से एप्लीकेबल हो जाता है और वहीं यहाँ यूजफुल होता है, ठीक। तो ये हमने समझा भैया किस कंडीशन में कौन सा मेथड एप्लीकेबल होना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, ठीक। उसके बाद हम करने वाले हैं उसके बाद एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स को करने वाले हैं। ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, VED वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल एनालिसिस, जस्ट इन टाइम JIT इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब इनको पढ़ते हैं अकेले अकेले को। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ जी,
चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब हम आए हुए हैं एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स पर। यहाँ पर लेट्स एक्सप्लोर एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। दिस टेक्निक्स सच एज ABC एनालिसिस। कौन से आने वाली है टेक्निक हमारी? ABC एनालिसिस होने वाली है, VED आने वाली है एनालिसिस, और तीसरी आने वाली है हमारी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। तो हम यहाँ पे कितनी जो है टेक्निक्स जो करने वाले हैं? 3। यहाँ पे लिखने से हमें एक बार दिमाग में रहती है भाई कितने टेक्निक्स थी कितनी नहीं। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले हम बात करते हैं ABC एनालिसिस के ऊपर कि ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। ABC एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू कैटेगराइज इन्वेंट्री इनटू 3 क्लासेस। जैसे कि ABC की बात हुई है यहाँ पे, तो 3 कैटेगरी में क्या करेंगे हम, जो इन्वेंट्री है उसको कैटेगराइज कर देंगे। ओके, बेस्ड ऑन किसके ऊपर? बेस्ड इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू टू द बिजनेस। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। दिस मेथड इज ग्रुप्ड इन द पारेटो प्रिंसिपल ग्राउंडेड। अच्छा, दिस मेथड इज ग्राउंडेड इन द पारेटो प्रिंसिपल के अंडर में ये मेथड आता है। विच जस्ट दैट, जो क्या सजेस्ट करता है कि अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफन रिप्रेजेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स वैल्यू। स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफन रिप्रेजेंट लार्ज पोर्शन ऑफ द वैल्यू। समझेंगे इस बात को भी? पहले थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, ये चीज़ें अभी आपको शायद समझ में ना आएगी। ये लाइन पहले एक बार नीचे का पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लाइन समझते हैं। नंबर 1, पहले क्या क्या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है हमें। ठीक है भैया, कर लिया। पहली कैटेगरी A आइटम, दूसरी B आइटम, तीसरी C आइटम। पहली कैटेगरी कौन सी होगी हमारी? हाई वैल्यू आइटम। पहली कैटेगरी में कौन सी होगी हमारी? हाई वैल्यू आइटम विद लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स। दूसरे में मॉडरेट वैल्यू आइटम विद मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स। तीसरे में लो वैल्यू ऑफ आइटम विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स। रिक्वायर्ड सिंपलर कंट्रोल एंड लेस फ्रीक्वेंट रिव्यूज। अब ये क्या है, इसको जान लेते हैं। हाई वैल्यू आइटम, जिनकी ऐसी आइटम जिनकी वैल्यू हाई है, जिनके प्राइसेस हाई हैं, एंड लो फ्रीक्वेंसी सेल्स, और जिनकी सेल्स कभी कभी होती है। और जैसे मशीनरी है, कोई फैक्ट्री में यूज होने वाली मशीन है। अब ये थोड़ी हर रोज मेरे पास कोई मशीन खरीदने के लिए आ रहा है। हर किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है? नहीं, हर किसी ने तो फैक्ट्री नहीं लगा रखी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो का मतलब होता है कि भाई कितने टाइम में रिपीट हो रही है चीज़। वो जो हाई वैल्यू की चीज़ें मशीनरी है वो लाखों में होती हैं। जैसे अब जो हॉस्पिटल में यूज होती है मशीन यूज होती हैं, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन होती है, एक्सरे वाली मशीन होती है ना, जो MRI CT स्कैन वाली मशीन होती है, ये कितनी देखो करोड़ों की मशीन होती है। वो होती हैं, क्या उनकी डेली सेल होती है? बहुत हाई वॉल्यूम में सेल होती है उनकी ना भाई, लेकिन वैल्यू बहुत होती है उनकी, हाई प्राइसेस होते हैं उनके। तो हमने क्या किया, ऐसी आइटम जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेल बहुत कम है उनकी, कभी कभी सेल होती है, उनको हमने एक ग्रुप में अलग से रखा। उस ग्रुप का नाम दिया हमने A आइटम। दूसरी ऐसी चीज़ें जो मॉडरेट वैल्यू की है, मतलब कि ठीक ठाक सी वैल्यू है, लेकिन जो उनकी सेल है वो भी ठीक ठाक सी होती रहती है। वो क्या है? जैसे अब जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ऐसी जो आइटम क्या है मॉडरेट वैल्यू की हैं, बीच की वैल्यू की आती हैं ये, और इनकी सेल वगैरह होती रहती है। तो हमने दूसरा ग्रुप इसको बना दिया। तीसरा ग्रुप कौन सा है? जहाँ पे लो वैल्यू आइटम, जो कि बहुत ही लो वैल्यू की आइटम होती हैं और हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सेल, और बिकती बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये पेन है, कितने का? 10 रुपये का। ये किसके लिए आज के टाइम में 10 रुपये ज़्यादा मायने रखते हैं? ज़्यादा मायने रखते हैं 10 रुपये आज के टाइम में किसी के लिए, लेकिन सेल कितनी होती है इसकी? स्टेशनरी की दुकान पर जाके पूछो, ये एक दिन में कितने पैकेट बिकते हैं इस पेन के। ठीक है, तो यहाँ पे लो वैल्यू आइटम है
लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हमें इससे क्या पता चल गया भैया, पहले ग्रुप में हाई वैल्यू की आइटम है, सेल कम होती है, दूसरे में कम वैल्यू मतलब कि ठीक ठाक सा बीच का मीडियम वैल्यू आइटम है और मीडियम फ्रीक्वेंसी है उनकी सेल की, और तीसरे में लो वैल्यू की आइटम है और फ्रीक्वेंसी हाई है उनकी। अब आ जाओ स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा से, जो मैंने बोला था कि भाई बाद में पढ़ेंगे इसको। A small percentage of item often represent large portion of its value। भैया जो आइटम आपको कुछ ही दिख रही है ना, अगर उनकी वैल्यू में जाओगे ना तो सबसे बड़ा पोर्शन है वो हमारे बिजनेस का। अब आप एक हॉस्पिटल के अंदर जाओ, वहाँ पे MRI CT स्कैन क्या लगता है आपको, बहुत ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे क्या मशीन, एक दो मशीन मिलेगी हॉस्पिटल के साथ, एक ही मिलेगी मोस्टली, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, बड़ा पोर्शन हाई मतलब कि वो होल्ड करती है। जो टोटल जो हॉस्पिटल है ना उसके अंदर जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल की जो वैल्यू है उसमें देखो कि चीज़ तो बिल्कुल छोटी सी है, एक ही चीज़ है, परसेंटेज तो बहुत स्मॉल है उसका, लेकिन उसका पोर्शन देखो उसकी वैल्यू का, वो हाई है। दूसरी आइटम जो मॉडरेट जो वैल्यू की हैं, लेकिन जो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स हैं जिनकी, जिसकी हमने बात की मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए, इसके अंदर जो वैल्यू क्या है उसकी मॉडरेट सी है, 20-25 हज़ार का, 15 हज़ार का, ऐसे मोबाइल हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल बिकते रहते हैं मोबाइल भी ठीक ठाक बिकते रहते हैं, मतलब ये नहीं कि भैया 1 घंटे के अंदर मेरे पास 100 कस्टमर आ गए, ऐसा नहीं है। अब आती हैं सी, ये ऐसी आइटम होती है लो वैल्यू की आइटम होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल होती है, जैसे जो सेल पे होती हैं चीज़ें, सेल में बिकती है, मान के चलो सेल में बिकने वाला कपड़ा कम वैल्यू का होता है सेल पे और बिकता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो गई, लो वैल्यू आइटम विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल। तो अब ये चीज़ समझ में आई, a small percentage of item often represent a large portion of the value। ठीक है, by categorizing inventory in this manner business can focus their resources and attention on managing the most critical item। for example, a higher level of accuracy in forecasting demand for a item is essential due to their high value even though they might not be sold frequently। देखो भैया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है ना कोई भी आइटम, बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, अब जैसे वही लगा लो MRI CT स्कैन की जो मशीन होती है जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के उसका मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जो उसकी डिमांड की फोरकास्टिंग है ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, उसकी बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई फ्रिक्वेंटली सोल्ड होती रहती है, वो कभी कभार होगी, और अगर वो सोल्ड नहीं हुई उसकी हमने बना तो ली, अगर वो सोल्ड नहीं हुई तो देखो अब कितनी ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है वो, कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसलिए हम क्या करते हैं कैटेगरी बना देते हैं भैया, उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं और आगे चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं VED पर। VED, V स्टैंड फॉर वाइटल, E स्टैंड फॉर एसेंशियल एंड D स्टैंड फॉर डिजायरेबल एनालिसिस। वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल एनालिसिस। VED एनालिसिस इज अनदर इन्वेंट्री और कैटेगराइजेशन टेक्निक। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री टेक्निक that is particularly relevant in industries like healthcare। okay, it classifies inventory based on the criticality of the stock to the business process or production। सबसे पहले आता है वाइटल, items that are crucial for operation and without which the business activities would come to a halt। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ऐसी आइटम मतलब इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, वो आइटम पहले हम उसको एक वाइटल कैटेगरी के अंदर रखेंगे।
वाइटल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, रिक्वायरमेंट है भैया वो तुम्हारी। तो एक ग्रुप बना लिया हमने उस ऐसी गुड्स का, ऐसी इन्वेंट्री का जो कि वाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। दूसरा ग्रुप बनाया हमने असेंशियल का। असेंशियल का मतलब आइटम डेट आर इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल, जो चीज़ें जरूरी हैं लेकिन मतलब ये नहीं कि भाई इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, बिजनेस का ऑपरेशन ही बंद हो जाएगा, बिजनेस चलना ही बंद हो जाएगा इनके बिना। देयर एब्सेंस कैन कोज डिले और इनकन्वीनियंस। भैया अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो माना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे काम में, लेकिन ये नहीं कि भाई काम ही ना हो उसके बिना। समझ में आई बात? अब मान के चलो अगर मैं मेरे इसमें देखूँ, वैसे तो बिजनेस के मायने में होती चीज़ें, लेकिन अगर मेरे मायने में अगर देखूँ मैं, ये लैपटॉप है जिससे मैं जो क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे लिए? ये वाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्लास हो ही नहीं सकती भाई, हो ही नहीं सकती क्लास इसके बिना। दूसरा आता है असेंशियल। असेंशियल है मान के चलिए लाइटिंग है, जो यहाँ पे लाइट लगी हुई है एक दो, ये क्या है? असेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे जरूरत है ये हमारी, लेकिन ये नहीं कि इससे बिना क्लास ही ना ले इसकी हम। मैं अपनी वीडियो बंद कर दूंगा, अकेला ये चलाऊंगा स्क्रीन को, लेकिन क्लास तो लग सकती है ना इसके बिना, तो ये आ जाएगी दूसरी कैटेगरी में। तीसरा आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल कौन सी होती है वो पढ़ते हैं हम। आइटम डेट आर नॉट असेंशियल, जो मेरी जरूरत नहीं है, एंड कैन बी सेक्रीफाइस्ड और डिलेड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन, जो मेरी ज़रूरत नहीं है और जिसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, जिसका जो अगर मेरे पास देरी से आई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके मेरे जो बिजनेस है कोई इम्पैक्ट नहीं होता। समझे बात? अब डिजायरेबल मान के चलो, क्या बोलेंगे डिजायरेबल में? अब हमारे लिए अगर हम बोलें तो डिजायरेबल क्या है? अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए एक टच पैड जहाँ पे मैं टच में मैं जहाँ पे लिख सकता हूँ वो हो। अब ठीक है, हाँ मेरे लिए असेंशियल तो नहीं है क्योंकि मैं क्लास तो अभी भी हो ही रही है, लेकिन क्योंकि अब इससे क्या है, मेरे जो ऑपरेशन से जो मेरे जो काम चल रहा है उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आ जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल काम चल रहा है मेरा वो तो मेरा फिर भी चलेगा। ओके, तो आप इन चीज़ों को समझो। मैंने ये नॉर्मल सा अपना एग्जांपल लेके आपको समझाया है, बाकी ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना है इसको। वाइटल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। असेंशियल ये हैं जो कि जरूरी हैं, लेकिन बस ये नहीं कि बस के बिना काम खड़ जाएगा, काम खड़ेगा नहीं, चलेगा काम। तीसरा है डिजायरेबल, जो कि जरूरत तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे मिल जाए तो क्या ही कहना। ठीक है, दिस मेथड हेल्प्स बिजनेस, जो ये मेथड है क्या करता है, मदद करता है बिजनेस की क्या करने में? प्रायोरिटाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन, एंश्योरिंग दैट वाइटल कंपोनेंट आर ऑलवेज अवेलेबल। भैया ये जो मेरी प्रायोरिटी सेट करने में, मेरी इन्वेंट्री की प्रायोरिटी सेट करने में मेरी मदद करता है ये मेथड, और ये एंश्योर करता है कि भैया जो वाइटल आइटम है ना, इसके अंदर वाइटल कंपोनेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो अवेलेबल हो हमेशा मेरे पास बिजनेस में। अब ये लैपटॉप अगर नहीं रहेगा तो क्लास होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या है? वाइटल है मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद आता है अगला मेथड जो है जस्ट इन टाइम, JIT इन्वेंट्री सिस्टम। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। Just in time inventory system is a strategy that aims to increase efficiency. Just in time क्या करता है वो? To increase efficiency and decrease waste by receiving goods only as they are needed in the production process. वह क्या करता है, जो जो जरूरी चीजें हैं ना उनको रखो अपने बिजनेस के पास, बिजनेस में, और डिक्रीज क्या करता है? वेस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, ऐसी गुड्स रखो ही ना जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस में।
जिनकी जरूरत है उनको रखो, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड बोलते हैं, JIT बोलता है, जस्ट इन टाइम। जो उस टाइम पे जरूरत के टाइम में मुझे जिस चीज़ की जरूरत है बस वही चीज़ रखो बाकी चीज़ें मत रखो। दिस अप्रोच रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक। ये क्या करता है, रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। भैया मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या करता है, कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, एलिमिनेट हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, मुझे जरूरत ही नहीं है अभी उन चीज़ों की, बाद में जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी क्यों रखूँ भैया उनको मैं, ठीक है। इससे क्या होती है, मेरी जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक। इससे अच्छा है कि मैं मतलब कि मैं पहले ही बहुत सारी आइटम मैं अपने पास रखूँ कि मुझे फ्यूचर में काम आने वाली हैं। नहीं भाई, ये मेथड बोलता है अभी उनको मत रखो। क्यों अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो अपने ऊपर, क्यों इन्वेंटरी कॉस्ट फालतू में बढ़ा रहे हो, आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी चीज़ों को। इससे अच्छा आप जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है उतना ही रखो स्टॉक अपने पास, उतना ही इन्वेंट्री रखो अपने पास। ये मेथड ये बोलता है। इन JIT द प्रोडक्शन शेड्यूल इज ड्राइवन बाय कस्टमर डिमांड। भैया कस्टमर की डिमांड देखो आप, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन को शेड्यूल करो। जैसे जैसे प्रोडक्शन की डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड, जितनी डिमांड उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करो। ये नहीं कि मैं सामान बना बना के उसमें गोदाम में जो है लगा रहा हूँ, वेयर हाउस में भरे पड़े हैं उस आइटम के बना बना के। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वीवो है, इसने क्या किया, इस मॉडल का इतनी ही इन्वेंट्री तैयार की स्टार्टिंग में भी इसकी डिमांड जितनी है उसके हिसाब से। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, लोग इस मोबाइल को पसंद करते गए, उसने क्या किया, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया इसका। तो ये JIT मॉडल यही बोलता है कि भैया ऐसा मत करो कि बना बना के ऐसे गोदाम भरे पड़े हैं आपके, ना ना, साथ साथ में कस्टमर की डिमांड देखते रहो कितनी हो रही है, उसके हिसाब से आपने जो सप्लाई चलाते रहो प्रोडक्शन की, समझे। इन्वेंट्री इज kept to a minimum and precise planning forecasting are essential to ensure that material arrive just in time for production. इन्वेंट्री इज kept to a minimum। भैया मिनिमम इन्वेंट्री को अपने पास रखो, जो स्टॉक आपके बना के पास रखा है ना मिनिमम रखो, उसको मतलब ये ना कि भर के पड़ा रहे आपके पास। एंड प्रिसाइज प्लानिंग, बिल्कुल क्लियर प्लानिंग बना के रखो। एंड फोरकास्टिंग, पहले मतलब कि प्लानिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी, भैया मुझे इतनी आइटम इतने टाइम में बनानी है, इतनी मेरी डिमांड होगी, उस हिसाब से जो मेरा प्रोडक्शन चलेगा। जो क्या है, जो असेंशियल है टू एंश्योर दैट मटेरियल अराइव जस्ट इन टाइम। ऐसा ना हो कि भैया भाई बहुत ज़्यादा आइटम आपके पास पड़ी हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया आपके पास तो जो है स्टॉक खत्म हो गया, आपने तो पूरी पूरी आइटम बनाई थी और उन्हीं की डिमांड होगी, वो सोल्ड आउट हो गया, अब आपके पास फिनिश गुड्स ही नहीं है बेचने के लिए। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करो भैया, प्लानिंग इस तरीके से करो, इस तरीके से फोरकास्टिंग करो कि आपका जो है जो प्रोडक्शन जो आपका है उस हिसाब से हो कि जितनी कस्टमर की डिमांड हो रही है उसको मीट करता रहे, ओवर प्रोडक्शन मत करो। दिस सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। और इससे क्या होगा भैया, मेरी जो कॉस्ट सेविंग है वो होगी, और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, मेरी जो एफिशिएंसी है उसमें इंप्रूवमेंट होगी। बट रिक्वायर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन विद सप्लायर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन क्या होना चाहिए भैया, इसके अंदर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सप्लायर के साथ मेरा। ये ना हो कि देखो अब मैं अगर मैं मेरा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान के चलो मैं मोबाइल को असेंबल करता हूँ, इसको कर रहा हूँ, इसका कैमरा कहीं और से आता है, बैटरी किसी और कंपनी से आती है, स्क्रीन कहीं किसी और कंपनी से आती है, ये कवर किसी और कंपनी से आता है, ठीक है, आते हैं। अब मैं बना रहा हूँ कस्टमर के डिमांड को देखते हुए, और ऐसा हो गया भैया कस्टमर की डिमांड, मतलब जो मेरा स्टॉक था वो बिकने वाला ही था, मैं सोच रहा था कि और प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन जो मेरा सप्लायर था जो ये कैमरा मुझे सप्लाई करता है वो बोल रहा है अभी मेरे पास मैं सप्लाई नहीं कर सकता, अभी मैं सप्लाई नहीं कर सकता आपको। जो बैटरी वाला है वो बोल सकता है मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता अभी इतने कम टाइम के अंदर। तो इसलिए क्या होना चाहिए भैया, अगर आपको ऐसे करना है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम का यूज करना है, तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए सप्लायर के साथ, और एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि भैया कितने टाइम में हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ताकि जो हमारी जो वो डिस्टर्ब ना हो हमारी जो सप्लाई चेन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a car manufacturer might use JIT to order part only when they are needed for assembly rather than keeping a large stock of part in a warehouse. This reduce storage cost and minimize the risk of inventory obsolescence. obsolescence होता है खराब हो जाना, उसकी वैल्यू ना रहना। ठीक है, वही सेम एक तरीके से वही मैंने अलग एग्जांपल दिया, उसमें कार का एग्जांपल है, बात तो वही है। एडवांस्ड inventory management technique like ABC analysis, VAD analysis and JIT are crucial for efficient inventory management. ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए, ये तीनों के तीनों एनालिसिस। दे एनेबल बिजनेस टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल। ऑप्टिमाइज क्या होता है? फुल यूटिलाइजेशन करना, बेस्ट यूज करना इन्वेंट्री लेवल का, मतलब इतने रखो कि भैया डिमांड मीट होती रहे। रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास होल्ड करके रखोगे तो आपकी उसको जो है रेंट आपका जो आएगा, जो उसको होल्ड करके करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से इसकी मैनेजमेंट की तो कॉस्ट कम आएगी आपको। एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव करता है। ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज इट्स यूनिक फोकस एंड एप्लीकेशन एंड द चॉइस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, the type of inventory and the specific operational needs. ओके सर, यहाँ तक सबको समझ में आया? आई थिंक कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आए तो दोबारा से एक बार क्लास को देख लेना। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि भैया आपको कोई भी चीज़ छूटे ना आपसे, अकेले अकेले चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसीज ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनी जो है कौन सी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी का जो यूज करती है। ओवरव्यू ऑफ कॉमन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, compliance with Indian accounting standard, case studies and example from the Indian corporate sector, case study 1, case study 2, case study 3, अब कुछ लास्ट हिस्सा ही बचता है इसका चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी इन ऑफ इंडियन कंपनीज। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। Expanding our discussion on the inventory management techniques, let's focus specially on the inventory valuation policies of Indian companies. Okay, understanding this policy is crucial as they are significant in financial reporting, compliance and strategic decision making within the Indian business context. ठीक है, overview of common practices in India. In Indian companies like their global counterparts primarily use the फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन ज़्यादातर क्या यूज करती हैं, ये फीफो मेथड का यूज करती हैं इंडियन कंपनी। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका भी यूज करती हैं, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट इसका भी यूज करती हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। जो हमारी इंडियन कंपनी है मोस्टली इन चार मेथड का यूज करती हैं वो। ठीक है, हाउएवर द चॉइस ऑफ मेथड ऑफन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन आपको क्या है, कोई ना कोई चॉइस तो करनी पड़ेगी भैया, किसी एक को सिलेक्ट को करना ही पड़ेगा इनमें से। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सिलेक्शन? वो करेगा नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है। देखो अगर मेरा बिजनेस है ऐसे फूड आइटम का है, तो फूड आइटम मुझे जो मेरे पास पहले आई है मुझे पहले सोल्ड करना पड़ेगा उनको, तो मुझे फीफो मेथड का यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर मेरा मान के चलो ये गारमेंट्स कपड़े का मेरा बिजनेस है, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लीफो भी यूज कर सकता हूँ।
मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक मैं स्टॉक करके रख सकता हूँ। इंडस्ट्री प्रैक्टिस, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा है, आपकी इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, इन जो इंडस्ट्री के अंदर जो चल रही हैं चीज़ें वो, एंड द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको किसी एक मेथड को सिलेक्ट करना होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। ओके सर, तो हम देखते हैं भैया जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं मेथड के सिलेक्शन में। ये 4 चीज़ें हमें ध्यान में देनी होंगी। कौन सी? फीफो मेथड के बारे में देखो। फीफो इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया। फीफो जो है जो ज़्यादातर इंडिया के अंदर यूज होता है, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेंट्री आइटम आर पेरिसेबल और वेयर गुड्स आर क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ गुड्स इज क्रिटिकल। लाइक फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जैसे अब हम दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती है, अब ये थोड़ी भैया जो पहले बनी हुई है मैं उसको बाद में बेचूंगा, जो बाद में आई है मैं उनको पहले बेचूंगा, चलेगा नहीं ऐसा। वो डेट एक्सपायरी हो जाएगी उनकी। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए ही जो हैं वो कंज्यूमेबल रहती हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। पेरिसेबल नेचर की होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे ब्रेड होते हैं, ब्रेड जो हमारे दुकानों में मिलते हैं वो। अब ये अगर दुकानदार चाहे कि मैं तो भाई लीफो मेथड का यूज़ करूँगा, लीफो मतलब कि जो पहले आया उसको रखूँगा और जो लास्ट में आया उसको पहले बेचूंगा, अरे पहले वाला ख़राब हो जाएगा भाई, तो मुझे फीफो ही यूज़ करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जिसे 1 by 1, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, ठीक है, सिस्टम से चलना पड़ता है। यहाँ पे फ्लो चलना, क्रोनोलॉजिकल फ्लो को मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे फीफो मेथड यूज होगा। ऑल्दो लेस कॉमन इन इंडिया, इंडिया में ये बहुत कम है, ये लीफो मेथड में भी यूज इन सर्टेन इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी ये कुछ इंडस्ट्री में यूज होता है। पार्टिकुलरली वेयर, ज़्यादातर कहाँ पे, इन्वेंट्री आइटम आर सब्जेक्ट टू रैपिड प्राइसेस फ्लक्चुएशन, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं गुड्स के अंदर, वहाँ पे जो है लीफो मेथड का यूज किया जाता है। तीसरा है द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इज प्रीवेलेंट इन इंडस्ट्री विद होमोजीनियस गुड्स। भैया ये कहाँ पे यूज हो सकता है, जहाँ पे गुड्स होमोजीनियस नेचर की हैं, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है ना आपका, जहाँ वो कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे होमोजीनियस, जहाँ पे एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला था ये पेन है, ये मोबाइल है, एक जैसी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं सारी, वहाँ पे यूज हो सकता है। सेम ऑर्डर है, सेम चीज़ें हैं, मतलब सेम टू सेम सारी चीज़ें उसमें प्रोडक्ट में, वहाँ वेटेड एवरेज यूज हो सकता है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक प्राइस लेने वाले सबके लिए, तो वहाँ पे यूज हो सकता है। और ये क्यों यूज होता है, ताकि जो है प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहे हैं ना, वेरिएशन आ रही है प्राइस के अंदर, उसको स्मूथ किया जा सके। उसको क्या करता है, प्रोवाइड ए मॉडरेट अप्रोच टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या करता है कि मॉडरेट, बीच की, ना हाई प्राइसेस हैं ना कम प्राइसेस हैं, बीच में चलेगी। क्या करता है ये आपको अप्रोच दे देता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोवाइड अ मॉडरेट अप्रोच टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो ये है, क्या अप्लाइड इन बिजनेस डीलिंग विद यूनिक, कहाँ पे अप्लाई होता है ये, जहाँ पे डीलिंग विद यूनिक हाई वैल्यू आइटम्स लाइक ज्वेलरी और बिस्पोक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारा ये हो गई लैंड का काम वो करते हैं, वहाँ पे भी जहाँ पे चीज़ें बहुत हाई वैल्यू की हैं और स्पेसिफाई किया जा सकता है उनको, अकेले चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वहाँ पे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि भैया इन चारों मेथड का यूज कैसे कैसे किया जा सकता है। उसके बाद द चॉइस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज विद फीफो बिजनेस माइट रिपोर्ट। अगर हम फीफो का यूज करेंगे तो क्या होगा, हाई प्रॉफिट दिखेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, एज ओल्डर चीपर इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड एज सोल्ड फर्स्ट, क्योंकि जो सस्ता है वो पहले बिक जाएगा, तो प्रॉफिट हाई दिखेगा हमें। यदि हम लीफो का यूज करेंगे तो क्या होगा, लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट, जो रिपोर्ट किया गया हुआ प्रॉफिट है वो लोअर दिखेगा। इन सच आइटम
बट इट इज़ नॉट एज कॉमनली यूज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर लेकिन जो लीफो है वो कॉमनली यूज नहीं किया जा जाता, नॉट एज कॉमनली यूज इन इंडिया ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी नेचर एंड लेसर रेलिवेंस इन द इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट। लीफो का यूज बहुत कम किया जाता है इंडियन मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लायंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि बिजनेस जो रजिस्टर्ड बिजनेस है, जो क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी जो अकाउंटिंग अथॉरिटी है तो वो क्या करती है, उसने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि भैया हर बिजनेस को इस तरीके से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मान के चलो, देखो अगर ऐसा हो कि हर बिजनेस अपने हिसाब से ही अपने स्टैंडर्ड बना के अपने प्रिंसिपल बना के अकाउंट तैयार कर रहा है अपने तरीके से अपने मेथड से, तो क्या होगा, जो ऑडिटर आएगा उसकी ऑडिटिंग करेगा तो क्या कर पाएगा, वो अच्छे तरीके से जांच नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड यूज किए उन्होंने। तो क्या किया अपने क्या इसलिए कुछ हमारी अकाउंटिंग अथॉरिटी है उसने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया अकाउंट्स के, जिनको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक, इन इंडियन इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज गवर्नड बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पार्टिकुलरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच परटेन टू इन्वेंट्री, जो क्या है इन्वेंट्री से रिलेटेड है। किसके द्वारा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को यूज करते हैं, विच परटेन टू इन्वेंट्री। दीज स्टैंडर्ड्स आर हार्मोनाइज्ड विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मेकिंग दैम ग्लोबली कंपेरेबल। इन स्टैंडर्ड्स को किसके साथ मैच करके बनाया गया है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो अकाउंट्स के, उनके साथ इसको जो मैच करके उसके साथ होमोजीनियस करके थोड़ा थोड़ा उनके जैसे इनको बनाया गया है, ताकि जो है ग्लोबली भी हम कंपेयर कर सकें चीज़ों को, क्या जाके ताकि ताकि ग्लोबली वो कंपेरेबल हो सके। ठीक है, हार्मोनाइज्ड विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले पॉइंट है हम बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू रिक्वायर इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलता है भैया, जो आपका जो इन्वेंट्री है वो कैसे होना चाहिए ना, वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट वैल्यू एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है बोल रहा है, उस पर आप करो उसको वैल्यू करो लोअर एट लोअर कॉस्ट or net realizable value. This means that if inventory market value drop below its cost, the lower market value should be used. जो लोअर मार्केट वैल्यू है ना उसकी फिर यूज होगी, यदि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अगर देखो मार्केट वैल्यू तो अप डाउन होती रहती है, तो इसलिए हमें क्या किया है यहाँ पे वैल्यू एट लोअर कॉस्ट, हमें लोअर कॉस्ट पे जो उसकी लो कॉस्ट पड़ी है मुझे। देखो इन्वेंट्री होता है, जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक को हमेशा क्या है उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मान के चलो ये मेरे मोबाइल है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, मुझे ये 10,000 रुपये का पड़ता है और मैं इसको 15 का बेचता हूँ, तो मैं मेरी बैलेंस शीट में ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं मेरे पास 15, अगर मेरे पास ये 2 मोबाइल पड़े हैं मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ मैं इसको भाई 15 का बेचता हूँ, तो मेरे पास 2 पड़े हैं, तो मेरे पास 30,000 का स्टॉक पड़ा है ना भाई, ना ना ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसको आपको इसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या तो इसकी मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करो या फिर इसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। इसको कॉस्ट कितनी है 10, तो 10 पर रिकॉर्ड करो इसको, या फिर इसकी मार्केट वैल्यू अगर 12 है तो 12 पर रिकॉर्ड कर दो इसको, जो इनमें से कम होगा उसके ऊपर रिकॉर्ड करो इसको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बैलेंस शीट के अंदर जो आप इन्वेंट्री जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है वो हमेशा, या तो उसकी कॉस्ट पे या फिर उसकी मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओके, ठीक है, बिलो इट्स कॉस्ट द लोअर मार्केट वैल्यू शुड बी यूज्ड। ओके, इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू ड्रॉप बिलो इट्स कॉस्ट। ठीक, सेकंड पॉइंट पे हम जिसकी हम बात करते हैं वो है इट प्रोहिबिट, ये मना करता है क्या करने से, द यूज ऑफ लीफो। भैया लीफो का यूज मत करो, प्रोहिबिशन आगे देखो यहाँ पे, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन
a significant deviation from practices in some other country like the USA। क्योंकि भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस दिखेंगे आपके और उनके अकाउंट्स में, ठीक है। तो आप क्या करो, लीफो का यूज मत करो, आप फीफो का ही यूज करो। थर्ड वन, Indian companies are required to consistently apply the chosen inventory valuation method and disclose the method used in their financial statement। भैया उनको ये हमेशा बताना होता है कंपनी को, इंडियन कंपनी को ये क्या करना होता है, उनको डिनोट करना होता है, ये डिफाइन करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि भैया हमने कौन सा मेथड यूज किया है वैल्यूएशन के लिए। क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू दिखाई है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की, भैया वो वैल्यू दिखा तो दिया आपने, लेकिन वो मेथड कौन सा यूज किया उसके लिए, ये आपको डिनोट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते मेथड को। कंसिस्टेंटली अप्लाई चूजन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, तो आपको क्या करना पड़ता है, सेम मेथड को यूज करो आप हर बार। ये ना हो कि भाई मैंने पिछले साल किसी और मेथड का यूज किया, लिफो का यूज किया, अगले बार मैं वेटेड का यूज कर रहा हूँ, मतलब ऐसा मत करो, कंसिस्टेंटली उसको सेम मेथड को अप्लाई करो, ठीक, ताकि जो आपके बैलेंस शीट है वो कंपेरेबल हो, देखे जा सके आपस में। Compliance with this standard ensure transparency and consistency in financial reporting, aiding investor, regulators and other stakeholder in making informed decision। देखो यदि आपके मेथड में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हमें पता रहेगा इन्वेस्टर को कि भैया आपने कौन सा मेथड यूज किया है और आप बार बार वही मेथड यूज कर रहे हो, तो हमें क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी जो है सही तरीके से बन पाएगी, इन्वेस्टर की मदद होगी, रेगुलेटर एंड स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो कि इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, है ना, हमारे शेयर होल्डर हो गया, तो क्या होते हैं स्टेक होल्डर, जिनको इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस के अंदर। तो क्या हो, वो कंपैरिजन कर पाएंगे, वो डिसीजन ले पाएंगे उसके बेस पे, यदि आपने हर बार सेम मेथड यूज किया है। और एक ऐसा हो कि कभी आप वेटेड यूज करते हो किसी साल आप लीफो का यूज करते हो, किसी साल आप फीफो का यूज करते हो, क्या है ये, वो उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, कंपैरिजन ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा। A combination of industry practices, strategic business decision and regulatory requirements shape inventory valuation policy in Indian companies, while FIFO and weighted average cost method are commonly used। देखो कौन से कॉमनली यूज होते हैं, FIFO और वेटेड एवरेज जो है इंडियन मार्केट में वो है कॉमनली यूज होते हैं। LIFO इज लेस प्रिवेलेंट ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है गवर्नमेंट ने लगा हुआ एक तरीके से, यहाँ पे आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी है, क्या भैया लीफो का यूज मत करो, ठीक है। एडहेरेंस, क्योंकि अगर क्या करोगे आप लीफो यूज करोगे, आपके जो टैक्स लायबिलिटी आप कम करके दिखाओगे उसको, लीफो मत करो यूज, ठीक है। इसलिए एडहेरेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर दैट इंडियन कंपनीज मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट अलाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। भैया इंडियन कंपनी को अपने स्टैंडर्ड उस हिसाब से रखने पड़ेंगे जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल चल रहे हैं कंपनीज में। ये नहीं है मेरी मर्जी से कुछ भी मेथड यूज करूँ, मैं कोई भी स्टैंडर्ड बनाऊँ मैं, ना 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 ना, आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। अब हमारे पास केस स्टडी आ जाएंगी और ये हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा, ओके। Continuing our exploration of inventory valuation policies in Indian corporate sector, let's delve into some case studies and examples. The real world scenario illustrate how different inventory valuation methods are applied and their impact on the financial statement and strategic decision of company in India. केस स्टडी, पहली केस स्टडी यहाँ पे दी गई है जो क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में है और फीफो मेथड को यूज करते हैं। A prominent example in the Indian pharmaceutical sector is a company like Dr. Reddy's Laboratories. Pharmaceutical typically use FIFO। वो क्या यूज करते हैं, FIFO का यूज करते हैं फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ड्यू टू पेरिसेबल नेचर ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो पेरिसेबल नेचर के हैं। पेरिसेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, लंबे टाइम तक वो नहीं चल पाती, ठीक है। अब दवाइयाँ होती हैं जो वो उनकी डेट होती है ना उसके ऊपर लिखी,
तो इसलिए ज़रूरी है भैया आप जो पहले आपकी दवाई है उसको पहले उसको बेचो, इसलिए फीफो का यहाँ यूज होता है। इन दिस इंडस्ट्री इट इज़ क्रूशियल टू सेल ओल्डर स्टॉक फर्स्ट टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ये इट इज़ क्रूशियल टू सेल ओल्डर स्टॉक फर्स्ट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर भैया आप ना पहले ओल्डर स्टॉक को बेचो ताकि आपका लॉस ना हो। किस चीज़ में? आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी में। यदि मेरे पास स्टॉक कोई पड़ा है और मैं बेच नहीं रहा उसको तो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा वो और मुझे लॉस होगा उसका फिर, है ना। फॉर इंस्टेंस इन एडहेरिंग टू फीफो डॉक्टर रेड्डी वुड फर्स्ट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ oldest inventory in the COGS reflecting the actual flow of goods. This method not only align with the physical movement of stock but also help in maintaining better control over quality of drugs sold. Under inflationary conditions, the FIFO method result in lower cost of goods sold and higher profit. यदि FIFO का यूज होगा तो आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कम दिखेगा और प्रॉफिट आपके ज़्यादा दिखेंगे। एज ओल्डर चीपर स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज सोल्ड, क्योंकि आपने क्या किया, जो सस्ता माल पहले खरीदा हुआ था अभी हमने बेच दिया है और प्राइसेस अब बढ़ गए हैं और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हाई वैल्यू का है, विच कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। अब दूसरी केस स्टडी है, वो क्या है? रिटेल सेक्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। रिटेल सेक्टर में क्या हो जाती हैं? होमोजेनियस चीज़ें यूज होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? वेटेड एवरेज का यूज हो सकता है। A case study in the retail sector could be that of Reliance Retail, part of the Reliance Industries conglomerate. रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया डील विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस आइटम, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है भैया? होमोजीनियस आइटम होती है। ऑफन ऑप्ट फॉर द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस। सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या करते हैं? वेटेड एवरेज का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइटम हमारे पास होमोजीनियस है, एक जैसी हैं सारी, ताकि हमारे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा शो ना हो यहाँ पे। ओके, इन दिस मेथड रिलायंस रिटेल कैलकुलेट एन एवरेज, क्या करती है वो? एवरेज ले लेती है ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे वर परचेज। मतलब ये नहीं देखती भी कब खरीदा है वो कब नहीं, सीधा एवरेज लो सबका। एंड अप्लाइज दिस कॉस्ट इन यूनिफॉर्मली टू कैलकुलेट COGS एंड to end inventory. This approach provide a middle ground in the terms of inventory valuation, which is especially useful in the dynamic pricing environment like retail, which procurement cost may be very frequently. मतलब कि डायनेमिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो है कॉस्ट बहुत जल्दी चेंज होती रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मेथड है ये। कौन सा? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, तीसरी केस स्टडी ये है। ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जब यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, जो एग्जाम्पल लिया था इसका, वहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। द ऑटोमोबाइल सेक्टर रिप्रेजेंट बाय कंपनी लाइक टाटा मोटर्स ऑफन एम्प्लॉयज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर हाई वैल्यू आइटम। यहाँ पे आइटम क्या है? हाई वैल्यू की है। गाड़ी ये थोड़ी है कि 100-200 रुपये की है, लाखों रुपए की गाड़ी है और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर व्हीकल्स वेयर ईच आइटम कैन बी डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकली एंड हैज डिफरेंट कॉस्ट। जहाँ पे हर आइटम की, हर व्हीकल की कॉस्ट अलग है और जो है अलग से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर वुड यूज द स्पेसिफिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच व्हीकल टू डिटरमाइन द COGS. This approach provide a high degree of accuracy in matching cost with relevant revenues and is essential for product where each unit has significant different cost basis. हर एक यूनिट का यहाँ पे एक अलग से कॉस्ट होती है। ये थोड़ी भी, जैसे अब टाटा की कंपनी है, टाटा की गाड़ियाँ हैं, टाटा की SUVs भी हैं, लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं टाटा, है ना, तो वो सबके प्राइस अलग अलग होंगे। फैमिली कार भी हैं, पर्सनल कार भी हैं, तो उस हिसाब से वो सबके प्राइस अलग अलग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उस हिसाब से जो उनके प्राइसेस होंगे, सबके प्राइस एक से तो हो ही नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस मुझे बताने के लिए हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी पड़ेगी मुझे।
स्पेशली उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इट हेल्प इन प्रिसाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन, और इससे क्या होगी, बहुत क्लियर प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी ऑन ईच व्हीकल, हर एक व्हीकल के ऊपर, एंड एड्स इन बेटर इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट, और इससे मुझे मदद मिलेगी इन्वेंट्री ट्रैकिंग और मैनेजमेंट में। These case studies from Indian corporate sector demonstrate the practical application of different inventory valuation method। इसमें क्या होता है भैया, हमें डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन मेथड्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है प्रेजेंट करती है ये स्टडी के स्टडीज हमें। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्रेफरेंस फॉर फीफो एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल लाइन विद फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। द रिटेल सेक्टर, इनको मैं साथ साथ में यहाँ पे अभी कर देता हूँ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर प्रेफरेंस किसको देता है, फीफो को। रिटेल सेक्टर किसको प्रेफरेंस देता है, अडॉप्शन ऑफ वेटेड एवरेज को, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑटोमोबाइल जो है वो किसको देता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को, ठीक है। दिस एग्जांपल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड मेथड दैट अलाइन विद द नेचर ऑफ बिजनेस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइनिंग द nuanced decision making in inventory management in the Indian context। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर भी है कंप्लीट हो जाता है दोस्त। अब आ जाता है हमारा नॉलेज चेक, ये पार्ट ट्रू एंड फॉल्स हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अज्यूम, ये क्या अज्यूम करके चलता है, फर्स्ट आइटम प्लेस्ड इन इन्वेंट्री आर सोल्ड लास्ट सोल्ड, मैं इनको लास्ट में सोल्ड किया, ये गलत है भैया, क्योंकि ये क्या कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इन्होंने लिखा क्या है फर्स्ट इन लास्ट आउट, इन्होंने ये लिखा है, तो ये गलत हो गया आइटम, ये जो स्टेटमेंट है। दूसरा है इन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, द इन्वेंट्री कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम अवेलेबल फॉर सेल, ये ट्रू है, ये गलत है। बोला क्या गया है यहाँ पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में इन्वेंट्री कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, एवरेज लेकर के, एवरेज ऑफ ऑल आइटम अवेलेबल फॉर सेल, बिल्कुल सही बात है ये तो। तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एम्स टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ स्टॉक टू एंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, नहीं हाई लेवल स्टॉक बोलता ही नहीं है, ये बोलता है भैया आप मॉडरेट स्टॉक रखो, हाई वैल्यू ऑफ स्टॉक रखो ही ना अपने पास, जस्ट इन टाइम, जितनी जरूरत, जिस टाइम पर जरूरत है उसको उतने टाइम के उतने स्टॉक रखो आप, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही है तो, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाँ जी ये सही है आपकी स्टेटमेंट, ओके। ये आउटकम बेस्ड एक्टिविटी है, ये समरी आ गई इसकी चैप्टर की जो हमने पढ़ा, ये कीवर्ड्स हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन वैल्यू सिस्टम, और ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन ये आ सकते हैं एग्जाम में, और आप इनको पढ़ के इनके जो है आंसर खुद से बना सकते हो। तो दोस्त ये थी आज की क्लास हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी, पूरी की पूरी क्लास। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दोबारा से उसको ध्यान से देख लेना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को डाल देना, मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।